डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर जो कि बुक का 5th चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई अर्थात फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आज पादप कोशिका की संरचना को स्पष्ट कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों, मैं कोशिका की खोज के बारे में बात करूंगा कि कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई। कोशिका की खोज तो सर्वप्रथम सन 1665 अर्थात 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कॉर्क के एक पतले सेक्शन अर्थात स्लाइस को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप अर्थात स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में स्टडी किया। जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पतले स्लाइस का स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन किया तो रॉबर्ट हुक को उस स्लाइस में मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे अनेकों कोष्ठ दिखाई दिए। उन्हीं कोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने सेल कहा। इन सेल्स के अंदर का जीवित पदार्थ अर्थात प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो चुका था अर्थात सूख गया था, इसलिए केवल सेल्स की बाहरी दीवार जिसे सेल वॉल कहते हैं वही दिखाई दी। इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम डेड सेल्स के बारे में जानकारी दी। लेकिन बाद में एक और वैज्ञानिक का नाम सामने आया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया, लेकिन यह माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से ज्यादा सुपीरियर था, अच्छा था। और ल्यूवेनहॉक ने उस माइक्रोस्कोप की मदद से कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों को देखा, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, डाइटम्स आदि। इस प्रकार से कह सकते हैं कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स अर्थात जीवित कोशिकाओं की खोज की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग अर्थात डेड सेल्स। जो डेड सेल्स है, डेड सेल्स अर्थात मृत कोशिकाओं की खोज जो हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, जबकि जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब मैं बात कर रहा हूं कोशिका की संरचना। ये जैसा कि स्क्रीन पर ये देख रहे हैं एक फिगर, ये सेल है, प्लांट में पाई जाती है, इसको प्लांट सेल कहते हैं। इसके सबसे बाहर के आवरण को जो ये कवर दिखाई दे रहा है, ये 3 लेयर्स का बना हुआ है, इस कवर को सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सेल के चारों ओर एक प्रोटेक्टिंग कवर, एक आवरण बनाती है जो सेल की सुरक्षा का काम करता है। ये सेल से बाहर जाने वाले पदार्थों या सेल के अंदर आने वाले पदार्थों पर भी अपना कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है। जो उचित है वही पदार्थ अंदर आएंगे और अनरिक्वायर्ड जिनकी हमें जरूरत नहीं है या कोशिका को जरूरत नहीं है वो पदार्थ ही कोशिका के बाहर जाए। सेल के अंदर सेल वॉल से घिरा हुआ पदार्थ पूरा जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म की खोज सबसे पहले डुजार्डिन ने की थी और पुर्किंजे ने इसको जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा था। ये एक लिविंग मैटर होता है सेल का। सेल में इसकी उपस्थिति ही
सेल को एलाइव या जीवित बनाती है। यदि प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाए तो सेल डेड हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 साइटोप्लाज्म या कोशिकाध्यक्ष, नंबर 2 न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक, और तीसरा एक और होता है सेल में जीव द्रव्य के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो जीव द्रव्य को घेरे रखती है। इस प्रकार से प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एवं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस ये काफी बड़ी स्ट्रक्चर से दिखाई दे रही है। इसके अंदर केंद्रका, केंद्रक और क्रोमेटिन धागे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये केंद्रक सेल का एक मैनेजर होता है। जैसे किसी भी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, उसको वॉच करने के लिए एक मैनेजर होता है, ठीक इसी प्रकार से सेल के अंदर भी एक मैनेजर होता है। इस मैनेजर को न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। ये न्यूक्लियस सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उन सब पर अपना कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर एक और मेन पदार्थ है जिसे कहा गया है क्रोमेटिन धागे। इनसे क्रोमोसोम बनते हैं। इन क्रोमोसोम्स पर जीन पाए जाते हैं जो पेरेंटल कैरेक्टर्स को अर्थात माता पिता के लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। इसके बाद केंद्र के बाहर जो आपको ये सेल्स लंबी लंबी सी दिखाई दे रही है, ट्यूब सी, इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्केलेटन का काम करती है, अर्थात एक कंकाल का काम करती है। सेल को एक शेप, आकार, आकृति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त जब सेल डिवीजन अर्थात कोश का विभाजन होता है तो कोश का विभाजन के दौरान ये केंद्रक कला का निर्माण भी करती है। इसके अतिरिक्त ये फैट्स और लिपिड्स के सिंथेसिस में अर्थात संश्लेषण में भी भाग लेती है। इन पर कुछ गोल रचनाएं पाई जाती हैं। रचनाओं को राइबोसोम्स कहते हैं। ये राइबोसोम्स वो यूनिट है, वो इकाई है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। इसके अतिरिक्त सेल में एक और विशेष अंगक होता है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल का बिजली घर है। कोशिका के अंदर जब भोजन का ऑक्सीडेशन होता है उस दौरान जो ऊर्जा निकलती है अर्थात ऊर्जा मुक्त होती है, वो ऊर्जा इन रचनाओं में अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में एकत्रित होती है। जब एटीपी एडीपी में परिवर्तित होती है तो उत्पन्न हुई ऊर्जा ही जैविक क्रियाओं को चलाने काम आती है। इसलिए कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा देती है, इसलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। एक अन्य अंगक देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। इसमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इस क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण ही प्लांट अपना फूड सेल्फ बनाता है, खुद बनाता है। अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। इनको किचन ऑफ सेल या सेल का रसोई घर भी कहते हैं। अब देख रहे हैं आप गांजिकाएं। ये पादप कोशिकाओं में कम विकसित होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में अधिक विकसित होती है। गांजिकाएं विभिन्न पदार्थों के स्रावण में भाग लेती है। इसके अतिरिक्त ये सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट का निर्माण करती है जिससे कोशिकाध्यक्ष का विभाजन संभव हो पाता है। लाइसोसोम, जो लाइसोसोम देख रहे हैं ये सुसाइड बैग्स कहलाते हैं, आत्महत्या की थैलियां कहलाते हैं। अर्थात किसी भी कारण से जब सेल दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है उस समय इनके अंदर उपस्थित डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक देकर सेल्यूलर सब्सटेंस कोशिका के पदार्थों का पाचन कर देते। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने सेल्स के विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में
पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है? तो पादप कोशिका में कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अर्थात कोशिका कला पाई जाती है। दूसरा डिफरेंस दे सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तीसरा डिफरेंस, पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता, जबकि जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम होता है। पादप कोशिकाओं में वृत्तिकाएं पाई जाती हैं जो आकार में बड़ी बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में वृत्तिकाएं संख्या में कम होती हैं और छोटी छोटी होती हैं, हो सकता है उनके अनुपस्थित भी हो। इसके अतिरिक्त पांचवा डिफरेंस हम ये दे सकते हैं, फिफ्थ डिफरेंस, कि पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट बनती है जो कि मदर सेल को दो डॉटर सेल्स में विभाजित होने में मदद करती है। जबकि एनिमल सेल में ग्रुप बनती है, खांच बनती है, जो कि मदर सेल को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करने में मदद करती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये जंतु कोशिका पादप कोशिका में हम अंतर कर सकते हैं। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी बेहतर वीडियो आपको